वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत दिनों से मैं डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहा हूं और वो डेफिनेशन जो सेक्शन 10 की बहुत पॉपुलर है उसके बारे में काफी कुछ हम लोग ने डिस्कस किया। आज उस डेफिनेशन का एक्चुअली कंक्लूजन इसलिए कह रहे हैं कि उस डेफिनेशन से जितनी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, इलुसिडेट या एक्सप्लेन। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे एलएलबी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, बहुत सारे आपके एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे लॉ के क्वेश्चंस, लॉ के पेपर्स होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर होता है। तो बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग ने जो है सेक्शन 10 की डेफिनेशन की थी, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, बहुत ही इजी है, जो कि डेफिनेशन कहती है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर एग्रीमेंट है मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है और वो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। क्लियर? ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। सेक्शन 10 में है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये वाला पोर्शन भी कर लिया था, are not hereby expressly declared to be void means void agreement जो सेक्शन 24 से 30 तक आते हैं they are expressly declared to be void, तो वो आप नहीं कर सकते हो। अब इस डेफिनेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, अब आप ध्यान से अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया था फ्री कंसेंट। ए कंसेंट इज सेड नॉट टू बी फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये एक एक अलग अलग लेक्चर में मैंने इसके सारे कंसेप्ट बताए आपको। तो फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको इस डेफिनेशन से मिलता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो फ्री कंसेंट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। क्लियर? तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फिर नेक्स्ट हम लोग ने किया था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बताता है, मतलब कि एक पर्सन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए या नहीं, ये हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज चैप्टर। तो कौन कौन नहीं होता है और कौन होता है। तो मेजर अगर आप हैं, इफ यू आर 18 प्लस इन द आईज ऑफ लॉ यू आर कॉम्पिटेंट, साउंड माइंड के तो कॉम्पिटेंट है, एंड इफ यू हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी लॉ। फिर कौन होता है, कौन नहीं होता है, तो वो माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया, एंड एनीवन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी लॉ। ठीक? तो ये आपको कॉम्पिटेंसी में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? गिव एंड टेक अमंग द पार्टीज, और वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने बताई थी जो कि वर्ड आपकी कंसीडरेशन से रिलेटेड होता है। इसका जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे तब तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल कंसीडरेशन में जो बताया, तो कंसीडरेशन इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये यहां पे दिया हो। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो पर्पस और एम आपके कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ इट वुड बी परमिटेड, it would defeat the provision of any law। ठीक है? if it is forbidden by law, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हम लोग ने लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन में पढ़ी थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्लियर? एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, तो ये बहुत अभी नया नया हम लोग ने पढ़ा है लास्ट टाइम पे ही। तो जो आपके
मेन चीजें होती है कि वॉइड एग्रीमेंट में वो हम लोग ने पूरी कवर की थी। ठीक है, तो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जनरली आप जितनी भी बुक रेफर करेंगे पढ़ेंगे वहां पे आपको 10 के 10 एसेंशियल्स मिलेंगे। ये जो मैंने लिख के रखे हैं, इस बोर्ड का क्लिक आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक, लेकिन उसके पहले समझना बहुत जरूरी है, तो हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया ये, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिना ऑफर एक्सेप्टेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले कोई पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर वो एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है, तो बहुत पुराने लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल कैसे होता है। वो ऐसे होता है कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो क्या होगा, सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि पार्टीज की इंटेंशन है या नहीं है, तो भी बहुत इजी है। कोई डोमेस्टिक नेचर का अगर एग्रीमेंट है तो ये मानेंगे कि वहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अब डोमेस्टिक का एग्जांपल, कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में या फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, ये सब के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो 100% केसेस में माना जाता है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, सोशल नेचर का अगर एग्रीमेंट है तो वहां पे क्या होगा, दो फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे है और मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि शाम को आना, हम लोग डिनर करेंगे, केक काटेंगे। ठीक, उसने कहा जी बिल्कुल आएंगे, और शाम को अगर वो नहीं आ पाता है तो वो मैं उसके ऊपर केस नहीं फाइल करूंगा। क्यों? क्योंकि सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में, और जहां पे इंटेंशन नहीं होती, छोटी मोटी बात के लिए मैं डांट जरूर दूंगा उसको कि यार तुमको बुलाया था शाम को आया नहीं। ठीक, लेकिन केस नहीं फाइल कर देंगे छोटे छोटे मैटर्स पे, तो वहां पे इंटेंशन की बात है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इनिशियल पार्ट है, जहां पे एक पार्टी ऑफर करी, दूसरी एक्सेप्ट करी, तो ये तो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन एग्रीमेंट में अगर इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो ये कैसे पता करेंगे? सोशल या डोमेस्टिक के अलावा कुछ अगर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम लोग पार्टनरशिप में एक फर्म बना के बिजनेस करने की सोचते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टीज की इंटेंशन होगी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, और अगर आप सेफर साइड देखना चाहते हो तो फर्म को रजिस्टर करा के आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वो सेफ होता है। तो अगर आप फर्म को रजिस्टर करा रहे हो, डीड बना रहे हो बाकायदा पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज करके, तो इसका मतलब कि इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की और वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, तो ये भी होना चाहिए। क्लियर? फिर है लॉफुल कंसिडरेशन, थर्ड। इसी सीक्वेंस में आपको नोट्स जो मिलेंगे इसी सीक्वेंस में लिखा हो, ठीक है। अब लॉफुल कंसिडरेशन में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक पूरा लेक्चर मैंने इस पे जो है डिवोट किया है। और लॉफुल कंसिडरेशन होता क्या है? तो एनीथिंग व्हिच इज परमिटेड बाय लॉ इज लॉफुल, एंड कंसिडरेशन मींस द गिव एंड टेक अमंग द पार्टीज। तो वो गिव एंड टेक जो है वो आपका लॉफुल होना चाहिए, परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए। क्लियर? क्विड प्रो क्यो मींस इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न देन इट्स फाइन। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको परेशान करते हैं, इसके लिए अलग से मैंने लीगल मैगजीन का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप वहां जाएंगे, देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। क्विड प्रो क्यो इज देयर, व्हाट एब एन इश्यू, जितने भी आपके लीगल मैगजीन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। क्लियर? तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब कि एलिजिबल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें, मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, और नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी लॉ। ठीक? तो ये सारी अगर आपकी सिचुएशन है तो इट मींस दैट द पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एलिजिबल, दे आर कॉम्पिटेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। ये सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट क्या है। A consent is said not to be free when it is obtained by
कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में हम लोगों ने बात की। क्लियर? अलग अलग इसके लिए लेक्चर्स बनाए, तो वो जब आप पढ़ लेंगे तो कोई चीज आपको जो है प्रॉब्लम होगी नहीं। फ्री कंसेंट एक्चुअली क्या है ये समझ में आ जाए, तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, वहां पे कहीं भी किसी भी टाइप का कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, तो परमिटेड बाय लॉ मींस द पर्पस और द एम ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। अगर वो गड़बड़ है तो प्रॉब्लम। तो 6 ये हो गया। फिर 7 है, ये आपको इस डेफिनेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है, बहुत सीधी सी बात है। मैं ऑफर कर रहा हूं किसी को कि ये सर्टेन पीस ऑफ क्लोथ है, हम इसको बेच रहे हैं, ठीक, तो ये सर्टेन हो गया? नहीं, सर्टेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप यहां पे कपड़े की जो क्वालिटी है, टेक्सचर है, किस ब्रांड का है, किस प्राइस का है, कितना लेंथ है, ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। तो मीनिंग सर्टेन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। तो सर्टेन इन नेचर, ठीक। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि 8 पे आता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो लीगली एंड फिजिकली पॉसिबल होने चाहिए। लीगली या फिजिकली, आपको एग्जांपल बहुत छोटा सा दे देते हैं, जैसे कि लीगली के पॉइंट ऑफ व्यू पे गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बैन लगा रखा है कि ये आप नहीं बेच सकते हो, ये प्रोहिबिटेड, और वो अगर आप उसमें ट्रेडिंग करने की, बिजनेस करने का सोच रहे हो तो प्रॉब्लम, ठीक। क्यों? क्योंकि वो लीगली इम्पॉसिबल है। ड्रग्स बेचने की बात करें तो ड्रग्स आपके इस एग्जाम्पल में आ गया कि ये जो है अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। अगर आप इस पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक। और दूसरा बात आता है कि फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल पॉसिबिलिटी की बात होती है, बहुत सीधी सी बात है। मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करिए, 4 सेकंड में आप 100 मीटर दौड़ के दिखाइए, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हुसैन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है 9.58 का है 100 मीटर का, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक अभी तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि 4 सेकंड में 100 मीटर दौड़ ले। तो इस पे अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो वो फिजिकली इम्पॉसिबल है। मैंने बोला कि आप ना 1 मिनट में 500 पेज लिख के दिखाइए, मैं आपको 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। हो ही नहीं सकता, 1 मिनट में 500 पेज कोई लिख ही नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग के लिए ये फिजिकली इम्पॉसिबल चीज होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका इस पे बेस्ड होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके। लीगली या फिजिकली इम्पॉसिबल है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये 9th वाला जो अभी हम लोग ने लास्ट टर्न पे किया था, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 24 से लेके 30 तक सारी बातें बताई थी, और वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे वो वॉइड एग्रीमेंट है। ये याद रखिएगा कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में आपका आता क्या है वॉइड एग्रीमेंट। तो जितने भी वॉइड एग्रीमेंट हैं सेक्शन 24 से लेके 30 तक, ये आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कि मतलब ये आप नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अब ये बहुत ज्यादा मिथ बच्चों के दिमाग में होता है, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, जब उन लोगों से पूछो तो वो लोग कहते हैं कि नहीं सर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? कैसा भी है, रिटन में नहीं, ओरल या रिटन दोनों ही फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली वैलिड है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि कुछ आपके स्पेसिफिक होते हैं जो आपको सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बताता है कि कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि रिटेन में ही होने चाहिए। जैसे कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, वो पार्टनरशिप डीड होती है, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब लिखा हुआ वहां पे मिलेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये माना जाता है कि बड़े ट्रांजैक्शंस में आते हैं और बहुत ही
सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो रिटन में ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोर्ट जो है रिटन एविडेंस ही मांगती। मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मेरा ना 4 BHK का फ्लैट था, मैंने इसको जो है गिफ्ट किया, अच्छा, और कोई लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, रजिस्ट्री नहीं की, तो वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा। आपने ऐसे ही बोल दिया हाँ मेरा फ्लैट है 4 BHK का, जाओ एंजॉय करो रहो ना, ऐसे नहीं होता है। तो अगर आप गिफ्ट भी कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर होगी, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना। तो ऐसा नहीं है कि ओरल वैलिड नहीं होते, ओरल होते हैं। जो छोटे मोटे आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल में आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988, जहां पे ये चीजें होंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडियम विद मनीष।